हेलो नमस्कार, मैं शुभम सिसोदिया लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सब लोगों ने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, हो सकता है बहुत सारे एनालिसिस देखे होंगे, लेकिन आई थिंक आप उन चीज़ों की डेप्थ में नहीं गए होंगे। मैं बात कर रहा हूं यूपीएससी के द्वारा अभी कंडक्ट कराए गए रिसेंटली ईपीएफओ के एग्जामिनेशन के बारे में। अब आप में से बहुत सारे लोगों को ये लगेगा कि भाई आप ये तो बताओ कि हम लोग तो आईएएस का एग्जाम देने वाले हैं, हम लोग ईपीएफओ का हम क्यों देखें, या फिर हम वो एग्जाम फ्यूचर में भी हम उसको प्लान नहीं कर रहे हैं, और बहुत कम चांस है कि उस एग्जाम को हम लोग आगे चल के भी हम उसमें जो है वो भाग लें। पर आपके लिए वहां पर कुछ चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। क्यों? उस चीज को मैं अभी आपको समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन अभी आप सब जानते हैं कि मैं आपको इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए मैं पॉलिटी एंड आईआर पढ़ाता हूं, तो यहां पर भी जो पॉलिटी के क्वेश्चंस आए हैं उन पॉलिटी के क्वेश्चंस को मैं यहां पर एनालाइज करूंगा। मैं आपको दिखाऊंगा एक डेप्थ में जाके कि किस तरह से अब तक जिन हम ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड बुक्स के ऊपर हम डिपेंडेंट कर रहे थे वो बुक्स लगभग फेल हो रही हैं, यानी कि केवल उन बुक्स से अब काम नहीं होने वाला है। अब आप ये कहें कि भाई आप क्या ऐसे ऐसी बातें, इतनी बड़ी बड़ी बातें आप क्यों कर रहे हैं, तो उसके पीछे रीजन है कि वो मैं सीधी सी बात है, तर्क और तथ्यों के आधार पर ही मैं यहां पर आपको सारी चीजों को बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले ये बात करते हैं कि आप में से बहुत सारे लोग अगर ये कहें कि साहब हम तो केवल आईएएस का एग्जाम देने वाले, हमें ईपीएफओ से कोई मतलब नहीं, तो इसके पीछे कुछ रीजन है, उनको समझने की कोशिश करो। रीजन नंबर वन कि जो भी ईपीएफओ का अभी रिसेंटली एग्जाम कंडक्ट कराया गया है वो यूपीएससी ने कराया है, और आईएएस का एग्जाम भी, यानी कि जो सिविल सेवा का एग्जाम है उसे भी यूपीएससी ही कंडक्ट कराता है। तो दोनों बॉडीज एक ही हैं इस एग्जाम को कंडक्ट कराने वाली। पहला रीजन तो ये था। दूसरा इसके पीछे का रीजन ये है कि आप सब यहां पर देखेंगे कि जो क्वालिफिकेशंस की डिमांड करी जाती है, फिर एक्सपेक्टेशंस करी जाती हैं, वो लगभग समान हैं, इक्वल हैं, क्योंकि जो पहला पेपर है वो क्वालिफाइंग कट ऑफ के बेसिस पर और वैसे भी ग्रेजुएशन बेसिस पर जैसी सारी चीजें मैं बताता हूं वो सारी चीजें आपके लिए इक्वल हैं। तीसरा, आपको ये पूरा ईपीएफओ का जो एग्जाम का जो एनालिसिस है, स्पेशली जो सब्जेक्ट वाइज हम यहां पर कर रहे हैं, ये इससे आपको डायरेक्शंस मिलेंगी, और डायरेक्शंस वो इतनी बड़ी और इतनी इंपॉर्टेंट होंगी कि आप ये कहेंगे कि हमें इन चीजों को लेके बहुत जबरदस्त तरीके से सजग होना होगा, तभी कुछ हो सकता है, अदरवाइज आप ज्यादातर लोग गलत रास्ते पर हैं। वो डायरेक्शन आपको यहां पर मिलेगी। इसी प्रकार से जब हम आगे बात करेंगे तो आप यहां पर अपनी जो लेवल है, अपने लेवल को जान पाओगे कि आपका लेवल यहां पर कहां स्टैंड करता है, कि आप अगर इस क्वेश्चन पेपर को देखें, क्योंकि मैं ये कह रहा हूं कि भाई 2026 का आपका जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन आ रहा है उस चीज को लेके आप ये ना कहें कि 2025 जैसा कि ऐसे चांस हैं कि जैसा सीएसई में 25 का जो क्वेश्चन पेपर है वो मॉडरेट आ गया था तो इस बार भी मॉडरेट आ जाएगा। वेरी लेस चांस, बिकॉज यूपीएससी इन्हीं क्वेश्चन पेपर को बना रहा है, और यूपीएससी के इन क्वेश्चन पेपर को आप देखेंगे तो इतना शानदार, इतना जबरदस्त लेवल का क्वेश्चन पेपर बनाया है कि केवल लक्ष्मीकांत और सतही पढ़ने वाले लोग कंप्लीटली आउट हैं इस एग्जामिनेशन की रेस से। तो इसी चीजों को हम यहां पर देखने की कोशिश करेंगे और सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। इवन मैं आपको यह बताऊंगा कि यह क्वेश्चन पूछा तो क्यों पूछा, इसके पीछे का रीजन क्या था, क्यों करंट अफेयर में था, और किस स्टेटमेंट में आपको क्या सोचना चाहिए था। अगर आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं हो रहा तो आपको उसके पीछे क्या लॉजिक लगाना चाहिए था, उसे सिंप्लीफाई करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए, उन चीजों को हम देखेंगे। तो सबसे पहली कुछ जो लर्निंग्स हैं जो इस क्वेश्चन पेपर को देख के, कि मान लो हम में से जितने भी सारे लोग यूपीएससी 2026 का एग्जाम देने वाले हैं, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में हम जितने भी लोग अटेम्प्ट करने वाले हैं, उन लोगों को इस एग्जाम से क्या लर्निंग लेनी चाहिए, आइए समझते हैं। सबसे पहला तो हम यहां पर ये देखेंगे कि आप केवल और केवल सिर्फ कुछ जो स्टैंडर्ड बुक हैं उन्हीं के ऊपर अगर आप रिलाई करते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल लक्ष्मीकांत, मैं ये नहीं कहता बुरी किताब है, बहुत अच्छी किताब है, लगभग 80% प्रश्न तो हो ही जाते हैं यहां से, बट हाँ हम ये देखेंगे कि हमेशा की तरह जैसे आपका सिविल सर्विस एग्जाम होता है उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन इसकी रीत से बाहर रहते हैं, लगभग 20 से 25 प्रश्न इससे बाहर रहते हैं, उन पर कभी एक वीडियो में अलग बात करेंगे। इसी प्रकार से इस एग्जाम में भी लक्ष्मीकांत से लगभग 2 से 3 प्रश्न हैं, वो 3 प्रश्न लगभग पूरी तरह से बाहर रहे हैं। उसके अलावा कुछ प्रश्न ऐसे थे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि जैसे जुडिशरी के बारे में बात करेंगे, यानी कि सामान्य स्टैंडर्ड में आपको ये नहीं मिलने वाली। दूसरी बात, यानी कि अगर लक्ष्मीकांत जैसी जो किताबें हैं, रेफरेंस बुक हैं, अगर उनसे क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, दैट मींस आपको जो विषय की समझ होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके बहुत क्लियर होने चाहिए, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चंस यहां पर लगा के दिखाऊंगा, आप देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन सीधे सीधे नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको उसकी अगर डीप में अंडरस्टैंडिंग, अगर आप उसको तोड़ के समझ सकते हैं उस प्रश्न को, तो आप उसे आराम से सॉल्व कर पाएंगे। देन आप देखेंगे कि कुछ क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के कंटेक्स्ट से भी, जैसा आप देखते हैं कि सीएसई के एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूपीएससी का स्टैंडर्ड यही होता है
कि अगर कोई चीज करंट अफेयर में है तो उस करंट अफेयर के पीछे का जो स्टैटिक वाला कॉन्सेप्ट है वहां से वो प्रश्न पूछ लेता है, और उस चीज को अगेन यूपीएससी ने यहां पर इस ईपीएफओ के एग्जाम में दिखाया है। ठीक है, यानी कि मतलब पीछे का जो बेसिक है वो आपका क्लियर होना चाहिए, वो आपको यहां पर आना चाहिए। साथ ही हम देखें कि जो एलिमिनेशन जो टेक्नोलॉजीज हैं, जो एलिमिनेशन के तरीके हैं जिनको हम अब तक इस्तेमाल करते आ रहे हैं, वो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा इजीली तरीके से वो लागू हो जाएं। आपको एलिमिनेट करने के लिए भी आपके पास जो नॉलेज है वो नॉलेज आपको बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आप एलिमिनेशन का इस्तेमाल कर पाएंगे। अदरवाइज हो सकता है आप उसका इस्तेमाल ना कर पाएं। तो आप देखेंगे 2026 में ध्यान से ये चीज ध्यान रखनी है कि अभी हालांकि माहौल बनाया जा रहा है कि प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है ना, और वो सारी चीजों को आपको ध्यान में नहीं रखना है। अभी आपके पास समय है, ठहराव से गहराई से 26 के प्रीलिम्स को हमें यहां पर डिटेल में पढ़ना है। अब एक एक से सभी प्रश्नों की शुरुआत कर लेते हैं, उनके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। एक एक से सभी क्वेश्चंस को मैं एकदम डेप्थ में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी जानकारी उसके बारे में बात कर लेते हैं। अनअकैडमी के जो प्लस कोर्सेज हैं उन पर 20% का ऑफर आपको यहां पर मिल रहा है, सभी के सभी सब्सक्रिप्शन पे लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है। अगर आप हमारे बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो शुभ 50 जो कोड है, इस कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा। अलग अलग अगर हम यहाँ पर प्राइजेस के बारे में बात करें तो 2152 से शुरुआत होती है और 39,999 तक, ये अलग अलग ड्यूरेशन के लिए अलग अलग आपको, और यहाँ से लेके ये पूरा का पूरा आपको जो ऑफर है वो ऑफर मिलता है, यानी कि 21 का आपको 16 में और फाइनली 39 का आपको 31 में, तो ये आप अवेल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यार आपका प्रीलिम्स ही सबसे बड़ा हर्डल है, मेंस के लिए भी आपको प्रिपेयर नहीं करना, ओनली प्रीलिम्स के लिए आपको प्रिपेयर करना है, तो आप यहां पर देख सकते हैं अनअकैडमी का जो हमारा पावर हाउस बैच है, इस बैच को आप जो प्रीलिम्स के लिए जीएससी सेट, इसमें दोनों चीजें अवेलेबल होंगी। 6 तारीख से ये शुरू हो रहा है, आप इसको यहां पे परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको जो लिंक है वो लिंक मिल जाएगा। अब जो पीडीएफ है या फिर जो प्रश्न है वो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दिखाऊंगा, और एक एक से ध्यान से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। ये पूरा इंग्लिश वर्जन है, जिन्हें इंग्लिश देखना है वो पॉज करके इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, अदरवाइज में हिंदी वर्जन है, उस हिंदी वर्जन को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो देखो दोस्त, सबसे पहले ये प्रश्न में यहाँ पर सही स्टेटमेंट पूछा गया है और कुछ स्टेटमेंट यहाँ पर दिए गए हैं। अब सबसे पहली बात, ये प्रश्न कि यहां पर ये पूछा क्यों गया था, ये अगर मैं यहां पर सबसे पहले क्वेश्चन मार्क लगाऊं कि जो भाई जुडिशरी से या फिर सीजीआई से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, क्यों क्वेश्चन पूछा गया था, तो द रीजन बिहाइंड इट कि हम सब लोग जानते हैं कि 2025 में सीजीआई से रिलेटेड कई सारे डेवलपमेंट हमें देखने को मिले हैं। डेवलपमेंट मतलब 2 सीजीआई नए हमें देखने को मिल गए और फिर से सीजीआई के ऊपर बातचीतें यहां पर हो रही हैं नई अपॉइंटमेंट्स के लिए, वो सारी चीजों के बारे में हम देख रहे हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को यहां पर पूछा गया है। हम देखेंगे पहला स्टेटमेंट कह रहा है भारत का मुख्य न्यायाधीश भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उच्चतम प्रशासनिक अधिकारी है। ध्यान रखिएगा, अब इस क्वेश्चन को आपको कैसे सोचना है, पहले मैं यहां पर स्टेटमेंट को पढ़ देता हूं। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय और उसकी रजिस्ट्री की कार्य संरचना के निर्धारण हेतु प्रशासनिक शक्तियां अनन्य रूप से भारत के मुख्य न्यायाधीश में निहित हैं। तीसरा, एक व्यक्ति जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो, सेवानिवृत्ति के पश्चात केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय में ही वकालत कर सकता है, न कि भारत में किसी अन्य न्यायालय में। चौथा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक नामित वरिष्ठ अधिवक्ता भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अभिलेख अधिवक्ता एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड इसके बिना प्रस्तुत होने के लिए अधिकृत नहीं है। आप मुझे बता दो, आपको लक्ष्मीकांत बुक में ये कहां मिलेगा? नहीं मिलेंगी सारी चीजें आपको, जब जुडिशरी को पढ़ेंगे ये सारी चीजें आपको नहीं मिलेंगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो जुडिशरी से प्रशासनिक वाले जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो क्वेश्चन लक्ष्मीकांत की रेंज से बाहर हैं, इसलिए जरूरी है कि आपको लक्ष्मीकांत से हटके भी चीजों को प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने बताया, अब आइए पहले स्टेटमेंट को देखते हैं और उनको समझने की कोशिश करते हैं। पहला कह रहा है कि ये उच्चतम प्रशासनिक अधिकारी हैं। अब एक जो सीरियस एस्पिरेंट होगा, एक बहुत अच्छे स्टैंडर्ड का जो एस्पिरेंट होगा, वो यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करेगा और चीजों को कोडिफाई करने की या फिर मैं कहूंगा डिकोड करने की कोशिश करेगा। कैसे? देखो, आप समझो ये जुडिशरी का मामला है, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश की बात करी जा रही है और सर्वोच्च न्यायालय का उच्चतम न्यायाधीश जो प्रशासनिक अधिकारी है उसकी बात करी जा रही है। आपको इसको इसमें सोचना ऐसे कि भाई ये जो पहला स्टेटमेंट है हमारा, ये शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। सिंपल सा आपको कॉन्सेप्ट यहां पर ऐसे लगाना था कि जो पावर सेपरेशन का हमारे संविधान के अंदर जो डॉक्ट्रिन है कि भाई जो हमारे सीजीआई हैं वो सीजीआई हम देखेंगे कि वो यानी कि जो हमारे जो चीफ जस्टिस हैं वो हम देखेंगे कि हमारे न्यायिक कामों के लिए हैं, लेकिन जब प्रशासनिक कामों की बात करी जाएगी, सर्वोच्च न्यायालय का उच्चतम प्रशासनिक अधिकारी है, ये बात यहां पर करी जाएगी, तो ये स्टेटमेंट हमें यहां पर गलत मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है, प्रशासनिक यानी कि प्रशासनिक हुआ कार्यपालिका के अंतर्गत, तो यानी कि हम कहेंगे जो प्रशासनिक और न्यायिक जो शक्तियां हैं उनमें जो सेपरेशन है, उस सेपरेशन को हमारा पहला स्टेटमेंट यहां पर दिखा रहा है। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय और उसकी रजिस्ट्री की कार्य संरचना के निर्धारण हेतु प्रशासनिक शक्तियां अनन्य रूप से भारत के मुख्य न्यायाधीश में निहित हैं। यहां पर एक्सक्लूसिवली बात कर रहा है।
अब देखो इस स्टेटमेंट की अगर आप लैंग्वेज को समझने की कोशिश करेंगे तो आप ये कहेंगे कि यार थोड़ा हार्ड है, कुछ कुछ यहां पर समझ में नहीं आ रहा। आपको इसमें सिंपल सी चीज सोचना है कि प्रशासनिक शक्तियां अनन्य रूप से भारत के मुख्य न्यायाधीश में निहित हैं, यानी कि इसको बेसिकली यहां पर पूछा जा रहा है एज अ मास्टर ऑफ रोस्टर, यानी कि जो केसेस की सुनवाई है, ऑल दो जब सारे विवाद होते हैं काफी समय पहले हम देखेंगे तो अभी सब्जेक्टिव एक जो प्रक्रिया है उसका निर्धारण करा जाता है, लेकिन अगर अभी हम यहां पर देखें तो दूसरा स्टेटमेंट हमें यह कहने की कोशिश कर रहा है, मास्टर ऑफ रोस्टर के बारे में पूछने की कोशिश कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर किस बेंच के पास कौन सा मामला जाएगा, वो कौन से मामले की सुनवाई करेंगे, उस सब बारे में हमें यहां पर बताना था। तो दूसरा स्टेटमेंट, पहला जो था हमारा पहला स्टेटमेंट गलत था, दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। तीसरा, एक व्यक्ति जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो सेवानिवृत्ति के पश्चात केवल भारत के, ध्यान रखिएगा यहां पर कह रहा है केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय में ही वकालत कर सकता है, ना कि भारत में किसी अन्य न्यायालय में। अब आप इस तीसरे स्टेटमेंट को भी समझने की कोशिश करो, यहां पर क्या कह रहा है। पहली बात तो यहां पर एक चीज हमें यहां पर ध्यान रखनी होगी और वो यहां पर ये है कि एक्सट्रीम वर्ड है, हालांकि ये हर जगह चीज लागू नहीं होती एक्सट्रीम वर्ड वाली, लेकिन एक चीज हमें समझनी है, ऐसा क्यों कहने की कोशिश करी जा रही है। हम ये कहते हैं कि जब भी किसी कोर्ट के अंदर अगर कोई जज है तो वो अपने रिटायरमेंट के बाद वो किसी भी पद पर या फिर एक एडवोकेट की तरह काम नहीं करेंगे। पहला रीजन कि भाई वो अपने पद से नीचे आ रहे हैं तो एक गरिमा का भी उल्लंघन होगा, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा रीजन यहां पर यह है कि जिससे न्यायिक स्वतंत्रता को बना के रखा जा सके। न्यायिक स्वतंत्रता कैसे? अब देखिए एक व्यक्ति मान लो जज है, अब वो जज जो व्यक्ति है वो सभी एडवोकेट्स को ऑलरेडी जानता है क्योंकि वो उनके सामने सुनवाई कर रहे हैं, वहीं कोर्ट में रह रहे हैं, तो वो सबको जानते हैं और जो जजेस हैं बाकी जजेस हैं वो उन बाकी जजेस को भी जानते हैं। तो अगर वो रिटायरमेंट के बाद जज जो व्यक्ति होगा अगर वो वकील का काम करेगा, दैट मीन्स जो जज सुनवाई कर रहा है वो उसका जानने वाला हो सकता है। तो यहां पर हम ये कहेंगे कि जो जुडिशरी की निष्पक्षता है, जो स्वतंत्रता है, वो कंप्रोमाइज हो सकती है। इसलिए यहां पर इन चीजों को रोका गया है कि जो एक व्यक्ति जज हैं वो जज जो होंगे अन्य न्यायालय में भी ध्यान रखेंगे कि जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो सेवानिवृत्ति के पश्चात केवल सुप्रीम कोर्ट में ही वकालत कर सकता है, ना कि भारत के। नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट में भी वकालत नहीं कर सकते, ना ही किसी अन्य न्यायालय में। रीजन बीइंग कि निष्पक्षता और स्वतंत्रता यहां पर बनी रहे। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट हमारा यहां पर गलत हो जाएगा क्योंकि ये भी इसके बारे में बात कर रहा है। चौथा, सर्वोच्च न्यायालय का एक नामित वरिष्ठ अधिवक्ता भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अभिलेख अधिवक्ता यानी कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड इनके बिना प्रस्तुत होने के लिए अधिग्रहित नहीं है। बिल्कुल सही बात है ये, लेकिन क्यों सही बात है इसको समझने की कोशिश करो। स्टैंडर्ड बुक आपको ये नहीं बता पाएंगी। यही अंतर आएगा आपको एक बेहतर गाइडेंस में पढ़ने का और एक केवल किताब से अपने आप पढ़ने का। जुडिशरी में ये सारी चीजें जो हमारी स्टैंडर्ड बुक है वहां पर देखने को नहीं मिलती। तो हमें यहां पर समझना होगा, जो चौथा स्टेटमेंट हमारा बात कर रहा है, हमें दो चीजों के बारे में पढ़ना है। एक तो हमें यहां पर जो हमारे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, ठीक है, एडवोकेट जो हमारे ऑन रिकॉर्ड होते हैं उनको हमें समझना होगा। इसके पीछे इसका ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों हमें इस पद की आवश्यकता पड़ती है और ये काम कैसे करता है, अगर आप उसको समझेंगे तो आपको इस स्टेटमेंट का मतलब समझ में आएगा। नाउ समझने की कोशिश करो। आप जानते हैं हमारे यहाँ पर न्यायपालिका की जो हायरार्की है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर जुडिशरी। हमारे यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है, अब ऐसा तो है नहीं कि हर तरीके का केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला जाए, है ना, कि हर तरीके का सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही चल रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लायक जो केस हैं वही सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने चाहिए। उसके लिए यहां पर एक जो पद है वो पद होता है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड नाम का जो वकील होता है। अब ये एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कौन होते हैं? एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ऐसे व्यक्ति होते हैं, ऐसे वकील होते हैं जिन व्यक्तियों के नाम पर ही केस केवल सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई हो सकता है। मतलब जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई केस जा रहा है, किसी केस को फाइल किया जा रहा है, तो वो केवल और केवल एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के नाम पर ही किया जा सकता है। ऑल्दो सुनवाई में उपस्थित भले ही बाकी एडवोकेट रह सकते हैं, लेकिन जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स वाले जो लोग हैं वही लोगों के नाम पर उस केस को रजिस्टर किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये इस वजह से इस पद को यहां पर यानी कि एक फिल्टर लगा रहे कि अगर सुप्रीम कोर्ट के लेवल के जो केसेस हैं वही सुप्रीम कोर्ट में अंदर पहुंचे। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति उस चीज के लिए ऑथराइज है। ठीक है, तो इस तरह से हम यहां पर देखते हैं। तो 2 और 4 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसे क्वेश्चन को आप देख के ये कहेंगे, कई बार हम ये कहते हैं, हम पॉलिटी में कई बार चीजों को हम बहुत ज्यादा लाइटली ले जाते हैं और हमें लगता है कि साहब पॉलिटी तो बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। कई बार हमें लो हैंगिंग फ्रूट लगता है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लैरिटी
इस ईपीएफओ के क्वेश्चन पेपर ने इस चीज को बता दिया है कि आने वाले समय में पॉलिटी कितना स्टैंडर्डाइज होने वाला है, कितना ज्यादा टफनेस ऑफ क्वेश्चंस हो सकती है। केवल लक्ष्मीकांत और ऊपर ऊपर करके बताने वाले लोग वो आपको बड़ी प्रॉब्लम में यहां पर फंसा सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा सावधानी से अपनी चीजों को समझना होगा कि अनटिल और अनलेस आप डेप्थ में चीजों को नहीं पढ़ते हैं तो जरूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति आपको सही तरीके से या फिर आप भी सही तरीके से चीजों पर चल रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगेन फिर से आप देखेंगे जुडिशरी से भर भर के प्रश्न पूछे गए हैं। आइए समझते हैं। यहां पर विचार करना है और अगेन सही के बारे में हमें पूछ रहा है। देखो अभी इन सभी स्टेटमेंट को अपन पढ़ें तो हम देखेंगे भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास दो अथवा अधिक राज्यों के बीच में विवाद की अनन्य आरंभिक अधिकारिता निहित है। मैंने मल्टीपल टाइम पे फ्री क्लासेस में, हमारा चाहे यूट्यूब की क्लासेस हो, प्लस क्लासेस हो, मैंने मल्टीपल टाइम इन चीजों को बताया है। अगर हमें यहां पर ये जो पहला स्टेटमेंट है, पहले स्टेटमेंट में हमें क्या समझना है? पहले स्टेटमेंट में हमें समझना होगा कि यहां पर कॉन्ट्राडिक्शंस हमें देखने को मिल रहे हैं, विरोधाभास देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जब न्यायालय की अधिकारिता की बात आती है तो दो अधिकारिता देखने को मिलेंगी, एक अनन्य और एक आरंभिक। ठीक है, यानी कि एक्सक्लूसिव और ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के बारे में यहां पर बात करी जा रही है। क्या मतलब है इसका? आरंभिक अधिकारिता का मतलब होता है यानी कि ऐसे मामले जिनकी शुरुआत केवल उसी कोर्ट से हो सकती है, और एक्सक्लूसिव यानी कि केवल और केवल वही सुनवाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी चीजें यानी कि यहां पर कह रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास दो अथवा ज्यादा राज्यों के बीच में, देखो दो या ज्यादा राज्यों के बीच में अगर विवाद होता है तो हमें समझना होगा, दो या ज्यादा राज्यों के बीच में विवाद होता है तो यह मामला केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट की ही जो है मूल अधिकारिता हमें यहां पर देखने को मिलेगी। हाई कोर्ट ऐसे मामलों को नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि संघीय जो विवाद होते हैं उनका डिसीजन जो है या फिर जो उनकी सुनवाई है वो सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, ना कि हाई कोर्ट से यहां पर कर सकते हैं। ये चीज हमें यहां पर देखनी होगी। ठीक है, तो एक्सक्लूसिव आरंभिक अधिकारिता किसके पास है? वो सुप्रीम कोर्ट के पास है, ना कि हमारे हाई कोर्ट्स के पास में। तो पहला स्टेटमेंट अपना यहां पर गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालयों के पास ही रिट जारी करने की शक्तियां हैं। मल्टीपल टाइम हमने यूज किया है। जब रिट जारी करने की बात करते हैं तो आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226, आर्टिकल 32 हमारा ओनली फॉर फंडामेंटल राइट, सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है, और आर्टिकल 226 में हमारे जो हाई कोर्ट्स हैं उनको रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है। लेकिन ये फंडामेंटल राइट के अलावा अन्य चीजों के लिए भी रिट जारी कर सकते हैं, ये हमको यहां पर पता है। तो ये कह रहे हैं यहां पर लगा हुआ है केवल, तो ये जरूरी है कि हमें इसको समझना होगा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय, जिला न्यायालयों के पास कोई भी कैसा भी यहां पर जो ये रिट की संविधान के अंदर जो बात करी गई है तो हमें 32 और 226 दो के पास जिला न्यायालयों की बात यहां पर नहीं करी जाएगी। दूसरा स्टेटमेंट गलत हुआ। तीसरा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की संपूर्ण नियुक्ति प्रक्रिया में किसी राज्य के मुख्यमंत्री की कोई भी भूमिका नहीं होती है। अगर इसके बारे में हम समझें तो हमें कुछ चीजों को यहां पर देखना होगा, कुछ चीजों को हमें यहां पर समझना होगा। देखो तो ये बिल्कुल, अगर इसके बारे में हम समझें तो तीसरा स्टेटमेंट भी हमें देखेंगे, हमें एक चीज को यहां पर समझना होगा। क्यों, क्या कहने की बात करी जा रही है यहां पर? तो बेसिकली इसके लिए हमें दो चीजें पता होना चाहिए। पहले, या तो आपको मेमोरेंडम ऑफ प्रोसेस पता हो, ठीक है, यानी कि जो नियुक्ति की प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया क्या होती है, तो आपको वो पढ़ी हो, या फिर आपको जो एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच वाला जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को आप यहां पर अप्लाई कर पाए तो आप इस स्टेटमेंट को डिकोड कर पाएंगे। ठीक है, यहां पर क्योंकि हम देखेंगे कि जो तीसरा स्टेटमेंट है कह रहा है कि संपूर्ण नियुक्ति प्रक्रिया में किसी राज्य के मुख्यमंत्री की कोई भी भूमिका नहीं होती है। ठीक है, तो ये जो तीसरा स्टेटमेंट है, तीसरा स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो जाएगा। चौथा क्या कह रहा है? चौथा कह रहा है न्यायालय कुछ विषय क्षेत्रों में न्यायकरण करते समय ऐसे स्थानीय रीति रिवाज और परंपराओं का जो किसी संविधि अथवा संविधान का खंडन नहीं करते हैं उनको अभिज्ञात कर उनको ध्यान में यहां पर रखते हैं। इनमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं? तो यहां पर हमारा जो केवल और केवल जो चौथा स्टेटमेंट है, चौथा स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि यहां पर हमें पूछा जा रहा है सोर्स ऑफ लॉ का, यहां पर इसके बारे में पूछा जा रहा है कि अगर कोई कानून बन रहा है तो उसका सोर्स क्या होना चाहिए। तो उन सभी चीजों को ध्यान में रखा जाता है कि कस्टम्स कैसे रहे हैं, परंपराएं कैसे रही हैं, संविधान क्या कह रहा है, उन सभी चीजों का हमें यहाँ पर ध्यान रखना होता है, तब हमारा सोर्स ऑफ लॉ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इस तरह से इसका जो आंसर है वो आपके सामने यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में एक बड़ा अजीब सा जो एक ट्रांसलेशन वाला मामला है या फिर जो सेंटेंस की स्ट्रक्चरिंग है उसमें आपको विवाद देखने को मिल सकता है। और ये विवाद क्या होगा, आइए पढ़ते हैं और समझते हैं। ईवीएम के बारे में प्रश्न है। ईवीएम के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, और यहां पर सही पूछ रहा है। पहला स्टेटमेंट, लोकसभा चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में इसका सर्वप्रथम उपयोग वर्ष 2024 में हुआ था। देखो इस स्टेटमेंट को आप दो पार्ट में समझने की कोशिश करो। अगर आप केवल यहीं तक पढ़ते तो बात अलग होती, लेकिन जब वो कह रहे हैं कि जब वे पूरे देश में प्रयोग में लाई गई थी,
तो आपको एक चीज को यहां पर समझना होगा। आप यहां पर देखेंगे जो पहला स्टेटमेंट है उसमें घपला ये है कि देखो, अगर आप विधानसभाओं के बारे में बात करेंगे तो आप देख सकते हैं 80s में 82 में आपको केरला के अंदर चीजें देखने को मिल जाएंगी। फिर आप देखेंगे 1999 में आप देखेंगे कि 1999 में शुरुआत होती है। अगर एक इस पूरे स्टेटमेंट के केवल यहां तक के पार्ट को अगर हम देखें तो 1999 कह सकते हैं, लेकिन ये बोल रहा है कि पूरे देश में प्रयोग में लाई गई थी। इस स्टेटमेंट में जो इसकी इंटरप्रिटेशन वाली प्रॉब्लम है उसमें हमें प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। ऑल्दो 100% अगर हम बात करेंगे तो 2004 से हमें जो शुरुआत है वो देखने को मिलती है, लेकिन इसकी स्ट्रक्चरिंग खराब तरीके से हुई है। तो हालांकि हम इसको यहां पर सही मान लेंगे, ठीक है, लेकिन इसकी स्ट्रक्चरिंग बेहतर करी जा सकती थी ज्यादा क्लैरिटी के लिए। दूसरा, नियंत्रण इकाइयों और वीवीपैट, इनमें बिल्कुल एक ही समय में मतों को अभिलिखित किया जाता है। ऐसा नहीं होता। जब भी आप वोट डालने गए होंगे, अगर आपने वोट डाली होंगी ईवीएम का इस्तेमाल करके, तो आप सबको पता होगा कि एक ही समय पर इंस्टेंटली नहीं, लगभग 6 से या 7 सेकंड, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 7 सेकंड का समय होता है जब आप बटन को दबाते हैं। और बटन दबाने के बाद जो वीवीपैट मशीन में जो ऑडिट रोल होता है उसमें आपको एक ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन जो लगी होती है उसके नीचे जो चुनाव चिन्ह है वो दिखता है कि हाँ भाई आपने ये देख लिया कि आपका वोट सही जगह पर पड़ा है, जिस जगह पर आपने वोट को डाला है, ठीक है। तो ये यहाँ पर समय होता है। तो इसलिए हमारा कह रहा है, ये यहाँ पर कह रहा है कि बिल्कुल एक ही समय में, तो ये गलत हो जाएगा, इस वजह से दूसरा स्टेटमेंट खत्म है। तो अगर दूसरा हमने खत्म कर दिया तो ये गया, इन दोनों को तो आप ऐसे ही उड़ा दो, ठीक है। तीसरे के बारे में बात कर लेते हैं। ईवीएम की अभिकल्पना और विनिर्माण के लिए 2 सार्वजनिक कंपनियां, और वो हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इनको काम में लगाया गया है। तो हाँ, यही 2 कंपनी, जब काफी सारे डिस्प्यूट रहे थे, अभी ईवीएम के ऊपर प्रश्न लगे थे, तो इन कंपनीज के ऊपर से क्लैरिफिकेशंस एंड स्टेटमेंट्स भी आपको देखने को मिले थे। तो ये भी काफी ज्यादा करंट अफेयर में यहाँ पर बना रहा था। तो तीसरा स्टेटमेंट भी हमारा सही हो जाएगा। 1 और 3, यानी कि स्टेटमेंट नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट होगा, ठीक है। तो ये चीज हमने देखी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेवा के बारे में समझने की हम कोशिश करेंगे। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, कौन कौन से यहां पर स्टेटमेंट इसके बारे में सही है, ये हमें चुनना है। देखो, भारत सरकार का डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत एक मिशन मोड परियोजना है। ये एप्लीकेशन एक राष्ट्र एक एप्लीकेशन के सिद्धांत पर आधारित है। ये संसद सचिवालय द्वारा विकसित करी गई है। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य विधानमंडलों के सभी कार्यों का संपूर्ण डिजिटलाइजेशन करना है। तो इसको अगर हम यहां पर समझें तो हम ध्यान रखेंगे, ये इसमें से 1, 2 और 4, तीसरा स्टेटमेंट हमारा यहां पर गलत हो जाएगा। कह रहा है संसद सचिवालय द्वारा इसको यहां पर विकसित करा गया है, जबकि वास्तविक में ऐसा नहीं है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं यहां पर लेके आया हूं। नेवा है क्या? नाम से ही महसूस हो रहा है कि ई विधान एप्लीकेशन, यानी कि जो हमारी विधायी कार्यवाहियां हैं उन कार्यवाहियों को हमें पेपरलेस बनाना है, जो हमारा डिजिटल इंडिया मिशन है सरकार का, जो पायलट प्रोजेक्ट है, इसके आधार पर। तो देखेंगे डिजिटल विधायी जो कार्रवाई है उनका प्रबंधन करना, ट्रैकिंग, मैनेजमेंट, यानी कि आप यहां पर इसको पॉज करके आप यहां पर पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे ये जो विधान एमएमपी मॉडल पर आधारित है, और ये हिमाचल प्रदेश में जो एक पूरा प्रोजेक्ट आया गया था वहां से इस चीज को रखा गया था कंटिन्यू। पूरी तरह पेपरलेस विधानसभा कौन सा बना? हिमाचल प्रदेश। उसके बाद में नागालैंड बना। तो क्या पता कल को स्टेटमेंट में यहां से भी प्रश्न पूछ लिया जाए। अब तक ओवरऑल बात करें तो 23 राज्य और जो हमारे यूटी हैं वो एमओयू पर साइन कर चुके हैं। 15+ विधानसभाएं नेवा पर लाइव हैं, और 2027 तक देश की सभी 31 विधानसभा और विधान परिषदों को पूरी तरह से पेपरलेस बनाना, ये हमारा नेवा का उद्देश्य है। इसको हमने देखा ना। अब बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है हमारा, आजीविका और उद्यम के लिए हाशिए पर पड़े व्यक्तियों के लिए सहायता, यानी कि स्माइल योजना से रिलेटेड क्या कहता है, यानी कि किन किन के पुनर्वास के लिए, यानी कि किन किन लोगों को इसमें शामिल करा गया है। ट्रांसजेंडर व्यक्ति, भिक्षावृत्ति में लगे हुए लोग, किन किन को शामिल करा गया है? तो दोनों को यहां पर शामिल करा गया है। ये योजना आज से नहीं, बहुत लंबे समय से करंट अफेयर में रह रही है। बहुत लंबे समय से इसके बारे में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो आइए एक बार यहां पर फिर से हम देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइजेस। तो हम देखेंगे, अब कई बार क्या पता, पहले तो यूपीएससी मंत्रालय बहुत ज्यादा पूछता था, आज भी पूछ ले। पहले क्वेश्चन मंत्रालय के गलत हुआ करते थे, एक ट्रेंड था चीजों को समझ लेने का। लेकिन आज जरूरी नहीं है कि अगर मंत्रालय से कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो पुराने ट्रेंड की तरह वो गलत ही होगा। यूपीएससी ने इन सभी चीजों को छोड़ दिया है जो हम गैस मास्टरी पहले करते थे। तो ये मंत्रालय है इसका सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। ये मंत्रालय हमें पता होना चाहिए कि किस मंत्रालय की स्कीम है। तो ये कौन कौन से समूह इसके लिए हैं? तो देखो, ट्रांसजेंडर जो लोग हैं उनके लिए, उनको शिक्षा, स्किल देना, आवास, स्वास्थ्य, रोजगार, ये सब देना, और साथ ही साथ भिक्षावृत्ति में जो लोग शामिल हैं उनको भी यहाँ पर रिहेबिलिटेशन उनका करना। तो दोनों को ये कवर करती है, इसलिए हमारा दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न, ये काफी ज्यादा न्यूज में रहा था,
हार्ड प्रश्न है और ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूं लक्ष्मीकांत की लीग से लगभग बाहर आप यहां पर देख सकते हैं। करंट अफेयर की बेसिस पर इस क्वेश्चन को यहां पे पूछा गया है। कह रहा है यहां पर गांधी के बारे में बात करी जा रही है, राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान का वैश्विक गठबंधन यानी ग्लोबल अलायंस के बारे में बात करी जा रही है। ठीक है, अब इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं उनके बारे में बात करते हैं। ये यूनाइटेड नेशन के जो पेरिस सिद्धांत हैं उनके अनुसार कार्य करता है कि ये दरअसल उसी से रिलेटेड है। जैसे हम देखेंगे हमारे यहाँ पर जो एनएचआरसी की स्थापना हमने करी थी, तो पेरिस प्रिंसिपल के हिसाब से हमने एनएचआरसी की स्थापना करी थी। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड ही हमें देखने को मिलेगा। पूर्ण अनुपालक और आंशिक अनुपालक सदस्यों को क्रमशः ए और बी ये यहाँ पर प्रत्यापित किया जाता है। और एनएचआरसी भारत को वर्ष 2025 में ए प्रत्यायित वर्गीकृत किया, यानी कि रेटिंग से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। देखो इस क्वेश्चन के बारे में आपको बताऊं तो ये क्वेश्चन इसलिए था, हमने न्यूज़ में पढ़ा होगा, करंट अफेयर में आप सबने पढ़ा होगा, हो सकता है अगर आप पढ़ रहे होंगे तो सही जगह से, तो आपको ये पता होना चाहिए था कि भाई जो हमारा गांधी अपने लेवल पे जो चीज़ों को कर रहा था तो उसमें रेटिंग्स दी जाती हैं, ए रेटिंग और बी रेटिंग। तो बात ए रेटिंग और बी रेटिंग पर लटकी हुई थी कि नहीं ए नहीं बी को वापस से दिया जाए। इंडिया के स्तर पर कुछ जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट हमें देखने को मिलते हैं। आइए समझते हैं क्या था पूरा मामला। तो स्टेटस का पूरा इशू चल रहा था यहाँ पे। तो गांधी के अगर अकॉर्डिंगली हम बात करें तो यूएन पेरिस प्रिंसिपल के अनुसार ये हमारा काम करता है। भारत में भी हमने जो एनएचआरसी सी के बेसिस पर यहाँ पर बना रहा है। अब गांधी यही चीज की निगरानी रखता है कि दुनिया के सभी देशों के जो मानवाधिकार आयोग हैं, जैसे हमारे भारत का एनएचआरसी रहा, वो यूएन पेरिस प्रिंसिपल के अनुसार काम कर रहे हैं या फिर काम नहीं कर रहे हैं, और उसी के अकॉर्डिंग ये रेटिंग्स भी देता है। दूसरे स्टेटमेंट के बारे में बात करें, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा था पूरी तरह से यानी कि फुल कंप्लाइंट और पार्शियल कंप्लाइंट इन सदस्यों को क्रम से ए और बी। इसका मतलब ये है जो पेरिस प्रिंसिपल जो हमारे ह्यूमन राइट्स पे थे उनको पूरी तरह से जो भी देश या फिर जो भी उनका संस्थान है वो अगर उनको पूरी तरह से लागू कर रहा है तो उसको ए रेटिंग मिलेगी, और जो पार्शियली लागू कर रहा है, पूरी तरह से लागू नहीं कर पा रहा, उनको बी रेटिंग मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, तो हम देखेंगे दो तरह के स्टेटस देता है, पूरी तरह वालों को यहाँ पर ए और आंशिक वालों को बी यहाँ पर, इसलिए दूसरा हमारा स्टेटमेंट सही है। तीसरा, एनएचआरसी इंडिया को 2025 में ए स्टेटस मिला, ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, एनएचआरसी भारत का ए स्टेटस पहले था, लेकिन 2023 में गांधी ने इसे डाउनग्रेड कर दिया और स्टेटस रिन्यू यहां पर नहीं करा था। ठीक है, क्योंकि तीसरे स्टेटमेंट में यहां पर ये कहा था कि 2025 में ए यहां पर वर्गीकृत करा गया, जबकि ऐसा नहीं है। 2023 में इसको यहां पर डाउनग्रेड कर दिया गया था, यानी कि ये आरोप लगाए जा रहे थे कि भाई भारत पूरी तरह से हम ह्यूमन राइट यानी कि जो यूएन प्रिंसिपल्स है उनको पूरी तरह से हमारा एनएचआरसी फॉलो नहीं कर पा रहा है, इसलिए ए रेटिंग को यहां पर रिन्यू नहीं कराया गया था और फर्दर हमें यहां पर बी रेटिंग में यानी कि पार्शियली जो उसको फॉलो कर रहे हैं उसमें यहां पर शामिल कराया गया था। ए हमें वापस यहां पे नहीं मिला था। कह सकते हैं इजी क्वेश्चन है। ठीक है, भारत के संविधान के प्रावधान भाग और जो हमारे अनुसूचियां होती है वहां से प्रश्न आते हैं, और मैं हमेशा कहता हूं चाहे प्लस क्लासेज हो चाहे वाईटी क्लासेज हो, मैं हमेशा अपने जो लर्नर्स होते हैं उनको हमेशा मैं बोलता हूं कि भाई ये मत सोचो कि यूपीएससी फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछता। कई बार अगर उसको फैक्चुअल क्वेश्चन पूछना है तो वो अनुसूची भाग अनुच्छेदों को या तो हो सकता है मिलान में पूछ लेगा, युग्म में पूछ लेगा, या फिर वो स्टेटमेंट में पूछ लेगा। यूपीएससी ने सिविल सेवा में भी ऐसे प्रश्नों को पूछा है। तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं भारत के संविधान का प्रावधान, और यहाँ पर संविधान के प्रावधानों की सूची दूसरी यानी कि कहाँ पर कौन से शामिल है उनके बारे में बात करेंगे। संसद से संबंधित प्रावधान, तो राज्यपाल की विधायी शक्तियां, भारत सरकार द्वारा उधारी, सहकारी समितियां, तो एक दो इसमें कॉमन है जिनके बेसिस पर आप इसको अप्रोच कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो संसद से संबंधित जो प्रावधान है आप सब लोग जानते हैं भाग 5 में देखने को मिलेंगे, और भाग 6 में राज्यों से संबंधित प्रावधान यानी कि राज्य सरकार के जो चीजें हैं वो मिलती हैं। तो ए को भाग 5 में यानी कि ए का 4 पकड़ो आप, तो ए का 4 यहां भी है, ए का 4 यहां भी है, तो एक ही स्टेटमेंट के बेसिस पर आपके 2 उड़ गए, यानी कि 50-50 कंडीशन में आप लोग पहुंच गए। दूसरा, राज्यपाल की विधायी शक्तियां, तो राज्यपाल किसका है, मतलब राज्य जो राज्यपाल हैं किस कार्यपालिका का हिस्सा हो जाएंगे, हम लोग जानते हैं राज्य कार्यपालिका का। तो अभी मैंने आपको बताया कि भाग 5 में जो संघ की कार्यपालिका यानी कि संघ सरकार आती है, और जो राज्यपाल हैं वो यानी कि राज्य का जो सिस्टम है कार्यपालिका विधायक का उसका हिस्सा होंगे, तो वो भाग 6 के अंतर्गत हो जाएगा। तो हम देखेंगे राज्यपाल की विधायी शक्तियां भाग 6 के अंतर्गत हमें देखने को मिलेंगी, यानी कि बी का 1 हो गया, तो बी का 3, बी का 1 यहाँ है, इसे हम ऑलरेडी उड़ा चुके हैं, बी का 1 यहाँ है, तो हमारा दूसरे स्टेटमेंट के बेसिस पर ही ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। भारत सरकार द्वारा उधारियां जो ली जाती हैं वो हमारी भाग 12 में दी गई हैं, सहकारी समितियां भाग 9 खा बाद में ऐड कराया गया था। इन सब चीजों को आप यहां पर देख सकते हैं। लगभग ठीक क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन भी काइंड ऑफ थोड़ा सा हमें मॉडरेट देखने को मिलेगा अगर हमने इसको अच्छे से पढ़ा है तो, क्योंकि कई बार जो बहुत ज़्यादा फेमस जो हमारे समूह संगठन नहीं होते उनको हम यहाँ पर डिटेल से नहीं देखते। निम्न में से कौन वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी काउंसिल का एक मेंबर नहीं है। फैक्चुअल क्वेश्चंस को इसी तरह से पूछा जाता है यूपीएससी के अंदर।
भारत के प्रधानमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री, प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा मनोनीत एक मंत्री। तो इसमें जो पीएम होते हैं वो इसमें नहीं होंगे, तो यही हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। देखो, तो आगे हम बात करते हैं आरटीआई के बारे में। देखो, आरटीआई के बारे में बात करें तो ये न्यूज में था काफी ज्यादा, और आरटीआई एक्ट से ही रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इवन लास्ट मंथ के करंट अफेयर में मैंने आपको आरटीआई एक्ट के बारे में जो कुछ इश्यूज चल रहे थे, क्या समस्याएं हैं, क्या चीजें चल रही थी, तब मैंने आपको इसको करंट अफेयर में यूट्यूब पे ही कराया था। अगेन यहां से जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा सही है इनमें से। देखो, भारत का राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों के आधार पर मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति करता है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, मुख्य सूचना आयुक्त 5 वर्ष के कार्यकाल के पूरा होने के उपरांत पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होता, अन्य सूचना आयुक्त पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होते हैं, ऐसा नहीं है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। क्यों गलत हैं, आइए समझने की कोशिश करते हैं। जो हमारा आरटीआई एक्ट कहता है उसके अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो ध्यान रखेंगे कि जो हमारे सूचना आयुक्त जो होंगे, यानी कि हमारे जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होंगे, उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो अपॉइंटमेंट को प्रेसिडेंट करेंगे, और वो प्रेसिडेंट ऐसा नहीं कि वो मनमाने तरीके से करेंगे। एक यहाँ पर कमिटी होगी, वो कमिटी रिकमेंडेशन करेगी प्रेसिडेंट को, और तब जाके इनकी अपॉइंटमेंट होगी। लेकिन ध्यान रखेंगे उनकी जो अध्यक्षता है, ये जो समिति है, ये जो कमिटी के बारे में मैंने आपको बताया, इस कमिटी की अध्यक्षता करते हैं कौन, प्राइम मिनिस्टर, ना कि सीजीआई। और यहां पर उस स्टेटमेंट में यही सीजीआई के बारे में बात करी जा रही थी। कौन कौन होगा, प्रधानमंत्री होंगे जो कि चेयरपर्सन, लोकसभा में एलओपी यानी कि हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन, और कैबिनेट मंत्री यानी कि प्रधानमंत्री के द्वारा नामित एक मंत्री होंगे। ये कमिटी होगी पूरी, और ये कमिटी जो हमारे इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होंगे उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं या फिर उनसे रिलेटेड जो अपॉइंटमेंट है वो अपना रिप्रेजेंटेशन है वो यहां पर कर रही होगी। दूसरा, दोनों के लिए ऐसा नहीं है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स कि एक, यानी कि जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं उनको अपॉइंटमेंट की या फिर रीअपॉइंटमेंट की उनको अनुमति नहीं है। दोनों को ही, दोनों के बारे में बात करेंगे तो दोनों की ही पुनर्नियुक्ति की जो अनुमति है वो यहां पर नहीं है। दोनों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और दोनों पुनर्नियुक्ति यहां पर दोनों की नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये हमें यहां पर देखना होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, और सही पूछ रहा है और इट्स वेरी इजी काइंड ऑफ क्वेश्चन, मैं इसको मानता हूं। मल्टीपल टाइम मैंने यूट्यूब पे भी कराया है और कई बार हम कर सकते हैं। ईपीएफओ में इस क्वेश्चन को पूछा है, तो संसद संघ सूची अथवा संवर्ती सूची में सूचीबद्ध विषयों पर विधि निर्माण कर सकती है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट, तो यहां पर मैं कह रहा हूं कि संसद संघ सूची और संवर्ती सूची में सूचीबद्ध, देखो 7वीं हमारी जो अनुसूची है उसमें 3 सूचियां हैं, हमारा संघ सूची, अगला हमारा राज्य सूची, और तीसरा हमारा संवर्ती सूची। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं संवर्ती सूची को किस देश से लिया गया है। संघ सूची में जितने विषय वर्णित हैं उन पर कानून कौन बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगी। राज्य सूची में जितने विषय वर्णित हैं उन पर कानून कौन बनाएगा, राज्य सरकारें बनाएंगी। संवर्ती पर हमारे स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर बनाएंगे, यानी कि पार्लियामेंट भी बनाएगी। तो दोनों बात करी जा रही, वही चीज हमें देखने को मिलेगी। स्टेटमेंट नंबर 1 सही है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि अगर एक ही विषय पर दोनों ने कानून बना दिया तो संघ सरकार का जो कानून है वो माना जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पर केंद्र सरकार को हमने ज्यादा मजबूत बनाया है, कनाडा के मॉडल को हमने यहाँ पर अपनाया है। क्यों बनाया है उसके पीछे अलग रीजंस हैं, क्लास में मैंने ऑलरेडी बता रखे हैं। संसद किसी ऐसे विषय पर विधि निर्माण कर सकती है जो संवर्ती सूची अथवा राज्य सूची दोनों में सूचीबद्ध ना भी हो। इसका मतलब क्या है, तो मैंने आपको, अगर आपको YouTube सेशन का ध्यान हो तो मैंने आपको गन्ने के जूस की मशीन से मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, और वो एग्जाम्पल था अवशेष शक्तियों का। क्योंकि जब हम शक्तियों के या फिर जो संविधान में जो चीजें वर्णित हैं उनके अलावा मैंने आपको कुछ चीजें बताई कि जैसे ये तीनों की तीनों सूची तो है ही है, जैसे संघ सूचियां, राज्य सूची और संवर्ती सूची, कि भाई सारी चीजें इनमें वर्णित हैं और इनमें यहां पर बता रखा है कौन किस पर कानून बनाएगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि इन तीनों में किसी में भी कोई भी चीज वर्णित ना हो, उस पर कानून बनाने की आवश्यकता पड़ जाए, तो उसे हम कहेंगे बचा हुआ, यानी कि अवशेष। और अवशेष शक्तियों पर भी कानून बनाने की जो शक्ति है भारत के अंदर, अगेन वो केंद्र सरकार को यानी कि संसद को दी गई है। वाई, बिकॉज हमने केंद्र सरकार को ज्यादा मजबूत बनाया है। उसके पीछे के रीजंस अगेन वही जो मैंने आपको क्लास में बताए हैं कि हमने कनाडा का मॉडल अपनाया है। क्यों वो मॉडल अपनाया, उसके पीछे के अपने रीजंस अलग हैं, उनमें मैं यहाँ पर नहीं जाऊंगा। लेकिन यूएस में चीजें डिफरेंट होती हैं, जैसा मैंने बताया कि राज्यों के पास वहां पर जो अवशेषी शक्तियां होती हैं वो जाएंगी वहां पे। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हो जाएंगे, 1 और 2 दोनों यहां पर सही हो जाएंगे। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन सही पूछ रहा है यहां पर, और देखो फिर से आप देख रहे हैं जुडिशरी से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास स्वयं के प्रति अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति है। तो पहली बात यहां पर यह करी जा रही, केवल ऐसा है क्या कि सर्वोच्च न्यायालय के पास। देखो, जब कंटेम्प्ट के बारे में बात करी जाती है तो ऐसा नहीं कि केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास, नहीं, सुप्रीम कोर्ट के अलावा जो हाई कोर्ट है, दोनों को
जो कंटेम्प्ट के लिए यानी कि अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति दोनों के पास में है, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। ठीक है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास सलाहकारी क्षेत्राधिकार है। अब देखो, यहां पर आपको ज्ञानी वकील नहीं बनना है, आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है वो आपको देखने को मिलेगा। आप थोड़ा सा अगर फोकस करें, देखो तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा गलत हो गया था, दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। क्यों? क्योंकि जब आप सलाहकारी क्षेत्राधिकार के बारे में बात करते हैं तो सलाहकारी क्षेत्राधिकार जो क्षेत्राधिकार है वो आपको आर्टिकल 143 में जो प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के पास में जाते हैं सलाहकारी क्षेत्राधिकार लेने, केवल उसका वर्णन है। हाई कोर्ट के पास एज सच ऐसा कोई भी सलाहकारी क्षेत्राधिकार नहीं है, ऑल्दो इनडायरेक्टली उनका इन्वॉल्वमेंट कई चीजों में होता है राज्यों के मामले में, बट ये जो संविधान में सलाहकारी क्षेत्राधिकार की बात करी गई है वो केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है, ना कि हाई कोर्ट के पास, जबकि यहां पर ये भी कह रहा है। इसलिए स्टेटमेंट गलत है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे गलत हो जाएंगे। इसलिए हम देखेंगे जिसका मैंने आपको ऑलरेडी यहां पर बता दिया है। Unacademy. Let's crack it.